मूनलाइट रेल्म मेन गेट। स्पेस क्रैक के डार्क और ठंडे रास्ते से गुजरकर डेविल यानी असली ध्रुवांश आखिरकार मूनलाइट रेल्म के मेन गेट के पास प्रकट हुआ। उसका सुपर बॉडी मोड कब का बंद हो चुका था। वो अंदर से टूट रहा था, उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं और उसकी रगों में बहने वाली डिवाइन एनर्जी अब उसे ही जला रही थी। उसके हाथों में अभी भी उसकी खूबसूरत लेकिन लहूलुहान आयत बेहोश पड़ी थी। ध्रुवांश ने राहत की सांस लेने के लिए जैसे ही मूनलाइट के अंदर कदम रखा, बचाओ, भागो, क्रैश, बूम! ध्रुवांश के कानों में मूनलाइट के अंदर से भयानक हड़कंप, चीखें और चीजों के टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। ध्रुवांश के थके हुए पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेबसी तैर गई। उसने अपने कांपते हुए होठों से फुसफुसाया, फिर से नहीं, अब और कोई मौत नहीं। ध्रुवांश ने अपनी सारी थकान, सारा दर्द एक पल में भुला दिया। उसकी आंखों में फिर से वो खूनी नीली आग धधक उठी। उसने आयत को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और हवा की स्पीड से उस आवाज की दिशा में भागने लगा। उसके भारी कदमों की धम धम आवाज मूनलाइट की सड़कों पर गूंज रही थी। वो तेजी से उस तिराहे के पास पहुंचा जहां से चीखें आ रही थीं। वहां पहुंचते ही उसने जो देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहां हडसन, रिकार्डो और जैक, तीनों महान कारीगर अपने अपने हथियार निकाले खड़े हुए थे। साथ ही मूनलाइट के सभी डिफेंस गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। लेकिन वहां कोई हमला नहीं हुआ था। ना कोई किसी पर हमला कर रहा था, ना कोई लड़ाई हो रही थी और न ही कोई मरा था। चीखें सिर्फ डर की वजह से थीं। तभी ध्रुवांश की नजर उस भीड़ के बीच खड़े लकी पर गई। लकी की हथकड़ियां खुल चुकी थीं। वो आजाद खड़ा था और उसके हाथ में उसकी तलवार थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज लकी नहीं था। लकी के ठीक सामने एक विशालकाय बीस्ट खड़ा था। वो एक भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन किसी आम भेड़िए से कई गुना बड़ा और खतरनाक। उसके शरीर के बाल एकदम शुद्ध सफेद रंग के थे, जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। वो बीस्ट इतना पावरफुल लग रहा था कि मूनलाइट के गार्ड्स भी उसके पास जाने से डर रहे थे। तभी ध्रुवांश के अंदर से एक अजीब सी हलचल हुई। उसके शरीर से एक धुंधली सी परछाई बाहर निकली और एक सेकंड में वो परछाई ध्रुवांश के एक शैडो क्लोन में बदल गई। आयत उसके हाथ में थी। चूंकि बेहोश आयत को सुरक्षित जगह ले जाना था, क्लोन ध्रुवांश ने बिना कुछ बोले असली ध्रुवांश के हाथों से आयत को अपनी बाहों में लिया और हवा में उड़ता हुआ सीधा स्काई सिटी के अपने महल की ओर चला गया। वहीं असली ध्रुवांश, जिसके चेहरे का आधा गोल्डन मास्क टूट चुका था और एक आंख से नीली आग निकल रही थी, वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ उस सफेद भेड़िए को देख रहा था। तभी लकी, हडसन, रिकार्डो और जैक ने ध्रुवांश के उस डिवाइन ऑरा को महसूस किया। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। लॉर्ड डेविल! सबने एक साथ राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते, वो विशालकाय सफेद भेड़िया अचानक अपनी जगह से बिजली की रफ्तार से उछला और सीधा ध्रुवांश की ओर दौड़ा। ध्रुवांश चौंक गया। उसने अपनी ब्लैक स्वॉर्ड पर हाथ रखा और मन में कहा, ये कैसा डीमन है? इससे कोई डिमोनिक ऑरा या नेगेटिव एनर्जी सेंस क्यों नहीं हो रही? तभी अमीलिया यानी सिस्टम की रोबोटिक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आंसर मास्टर, इस बीस्ट के अंदर कोई डीमन पावर नहीं है। इसके अंदर आपकी खुद की ब्लड लाइन महसूस हो रही है। ये वही जेड कॉइन है जिसको आपने अपनी डिवाइन ब्लड से रिफाइन किया था। क्या? तो ये उस कॉइन की फिजिकल बॉडी है? मेरा खून पाकर ये जिंदा हो गया है? वो भेड़िया हवा को चीरता हुआ बिल्कुल ध्रुवांश के पास आ चुका था। लकी और बाकी सैनिक ये देखकर घबरा गए। उन्हें लगा वो बीस्ट ध्रुवांश पर हमला करने वाला है। मास्टर, बचिए! लकी चीखते हुए अपनी तलवार लेकर ध्रुवांश को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भागा। लेकिन ध्रुवांश ने अपना एक हाथ उठाते हुए लकी और बाकी सबको वहीं रुकने का इशारा किया। वो खूंखार दिखने वाला सफेद भेड़िया तेजी से ध्रुवांश के पास आया और थप! उसने हमला नहीं किया, बल्कि वो ध्रुवांश के पैरों के पास आकर बिल्कुल एक प्यारे पपी की तरह घुटनों के बल बैठ गया। वो अपना विशाल रोएदार सिर ध्रुवांश के पैरों से रगड़ने लगा, यानी रब करने लगा, जैसे कोई पालतू डॉग अपने मालिक से प्यार जता रहा हो। और इतना ही नहीं, वो भेड़िया अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी बड़ी सी जीभ से ध्रुवांश के थके हुए और खून से सने हुए चेहरे को चाटने लगा। सलर्प सलर्प! भेड़िए की जीभ के लगते ही ध्रुवांश के चेहरे का वो बचा कुचा टूटा हुआ गोल्डन मास्क भी खिसक कर नीचे जमीन पर गिर गया। क्लैंग! लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उस भेड़िए की जीभ में एक अजीब सी मैजिकल हीलिंग पावर थी। जैसे जैसे वो ध्रुवांश के चेहरे और गर्दन को चाट रहा था, ध्रुवांश के शरीर पर लगे फमिलिया की लड़ाई के सारे बाहरी जख्म बहुत तेजी से भरने लगे। कटी हुई स्किन जुड़ गई, खून बहना बंद हो गया। लेकिन वो बीस्ट सिर्फ बाहरी जख्म ही हील कर सकता था। सुपर बॉडी मोड का ओवर यूज करने से ध्रुवांश की बॉडी को जो अंदरूनी चोटें आई थीं,
उसकी पसलियां और नसें जो डैमेज हुई थीं, उनको ठीक करना इतना आसान नहीं था। लेकिन अभी उस भेड़िए की गीली जीभ से होने वाली उस अचानक गुदगुदी की वजह से ध्रुवांश जो पिछले कई घंटों से सिर्फ मौत, खून और दर्द देख रहा था, वो अचानक अरे बस बस कर भाई, बहुत हो गया, जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी ये हंसी बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह थी, एक ऐसी हंसी जो दिल की गहराई से आ रही थी, जिसमें कोई पॉलिटिक्स, कोई गुस्सा या कोई डेविल वाला एटीट्यूड नहीं था। वहां खड़े लकी, हडसन, रिकार्डो और बाकी सभी सैनिक ध्रुवांश को इस तरह खुलकर हंसता हुआ देखकर पहले तो बहुत हैरान हुए, और फिर उनके चेहरों पर भी एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। आखिरकार हमारे मास्टर हंसे तो सही। लकी जो अपनी तलवार नीचे कर चुका था, उसने ध्रुवांश के उस हंसते हुए चेहरे को देखा। लकी की आंखों में अभी भी एक गहरा गिल्ट था। लकी ने अपनी मुट्ठी कसते हुए मन ही मन खुद से एक वादा किया, मैंने जितनी चोट और जितना दर्द उनको दिया है अर्णव की मौत की वजह से, शायद वो मुझे कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैं कभी भी मूनलाइट और ध्रुवांश भाई का बुरा नहीं चाहता था। अगर मुझे मौका मिला तो उन एंजल सेक्ट वालों को मैं खुद अपने हाथों से ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो नर्क में भी कांप उठेंगे। लकी ने आसमान की ओर देखा। मुझे नहीं पता सिल्वी भाभी कि आपने सच में मुझे और ध्रुवांश भाई को धोखा दिया है या नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको इस खूनी हमले का पता था या नहीं, लेकिन आपके सेक्ट को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं उस एंजल सेक्ट को बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं ध्रुवांश भाई को अपना ये पापी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है। ये मन में बोलते हुए लकी ने अपनी तलवार मायान में रखी और धीरे धीरे ध्रुवांश की ओर आगे बढ़ा। वो ध्रुवांश के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुकाते हुए भारी आवाज में बोला, माफ करना मास्टर, आपके ऑर्डर के खिलाफ मैं उस हॉल से बाहर यहाँ आया, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई खतरनाक बीस्ट है जिसने हमारी मूनलाइट्स पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं सबकी सेफ्टी के लिए यहाँ आया था। आप मुझे सजा दे सकते हैं। ध्रुवांश जो अभी भी उस भेड़िए की गुदगुदी से हंस रहा था, उसने अपना हाथ भेड़िए के सिर पर रखा और लकी को देखते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, ठीक है लकी, तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि तुमने जो भी किया, यानी सिल्वी पर भरोसा करना या बाहर आना, वो तुमने अनजाने में मूनलाइट की भलाई सोचकर ही किया था, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही। लकी ने अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया, लेकिन ध्रुवांश की आवाज थोड़ी सीरियस हुई। लेकिन तुम्हें तुम्हारी वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी वापस नहीं मिल रही। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ के सारे फैसले अब वोट से होंगे और यहाँ की सेफ्टी और मैनेजमेंट के लिए एक नया वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। लकी ने हैरानी से सिर उठाया। नया वाइस प्रेसिडेंट? कौन? ध्रुवांश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उनसे आप सब बहुत जल्द ही मिलोगे। वो बहुत ही काबिले तारीफ इंसान है। लकी ने सिर झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। उसे कोई शिकायत नहीं थी। वो सफेद भेड़िया अभी भी ध्रुवांश का तहरा चाट रहा था। ध्रुवांश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बस करो तुम, बहुत हो गया प्यार। ध्रुवांश हंसी रहा था कि अचानक उस भेड़िए को टच करने से ध्रुवांश के आंखों के सामने हवा में एक होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई। ये स्क्रीन बिल्कुल सिल्वी के स्टोर की तरह थी, जहां से ध्रुवांश पहले चीजें खरीदता था, लेकिन इस बार इसका इंटरफेस और डिजाइन सब कुछ अलग था। यहाँ कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। तभी स्क्रीन पर एक पॉपअप आया, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना हिडन टास्क पूरा किया, अपना इनाम कलेक्ट करें। नीचे एक बटन था जिस पर लिखा था कलेक्ट योर प्राइज। ये देखकर ध्रुवांश की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये सब क्या है? उसने तुरंत अपने दिमाग में एमिलिया को पुकारा। एमिलिया, ये सब क्या है? ये कौन सा सिस्टम है? एमिलिया की हमेशा की तरह वो रोबोटिक लेकिन थोड़ी इरिटेटेड आवाज आई, आंसर, मास्टर, मुझे किसी दूसरे सिस्टम की जानकारी नहीं है, ये मेरा डोमेन नहीं है। ध्रुवांश हंसते हुए मन ही मन मजे लेने लगा। मतलब तुम बिल्कुल बेकार हो एमिलिया। वैसे तो दिन भर कहती रहती हो कि तुम यूनिवर्स की सबसे महान सिस्टम हो, और अब तुम्हें एक छोटे से दूसरे सिस्टम का भी नहीं पता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनना था कि एमिलिया का ईगो हर्ट हो गया। एमिलिया ने गुस्से में ध्रुवांश के दिमाग के अंदर एक बहुत ही तेज, कानों को फाड़ देने वाली पी आवाज चला दी। आह! ध्रुवांश ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और दर्द से मुंह बनाते हुए बोला, अरे अरे बंद करो इसे। हाँ भाई ठीक है, माफ कर दो महारानी जी, तुम बहुत महान सिस्टम हो, मुझसे गलती हो गई। एमिलिया ने वो आवाज बंद की और बहुत ही एटीट्यूड के साथ ध्रुवांश के दिमाग में बोली, हाँ, और बोलकर वो चुप हो गई, बिल्कुल किसी रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह। ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और उस स्क्रीन पर फोकस किया। उसने हवा में अपनी उंगली से कलेक्ट योर प्राइज वाले बटन पर क्लिक किया। ज़ूम! स्क्रीन पर एक बहुत ही छोटी गोल सी चमकती हुई शीशी की फोटो दिखाई थी। शीशी के नीचे बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, जीवन अमृत, नेक्टर ऑफ लाइफ। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था,
ये एक हाई टियर डिवाइन पोशन है। इसमें कुल 10 बूंदें हैं। इसकी सिर्फ एक बूंद किसी भी जीव को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, चाहे वो कोई भी लाइलाज बीमारी हो या शरीर के टुकड़े हो गए हों। और सबसे बड़ी बात, ये पोशन किसी मरे हुए जीव को वापस जिंदा भी कर सकता है, पर शर्त इतनी है कि उसे मरे हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त न हुआ हो। ये सब पढ़कर ध्रुवांश की सांसें अटक गईं। जिंदा कर सकता है? ध्रुवांश ने मन में कहा, ये पोशन मैंने पहले भी सिल्वी की स्टोर में देखा था। जब मैं अपने टूटे हुए हाथ को ठीक करने के लिए वहां से नॉर्मल पोशन ले रहा था, तब ये बहुत महंगा और लॉक भी था। इसका मतलब अब जब मैंने इस जेड कॉइन को रिफाइन कर लिया है, तो ये सिस्टम मुझे रेयर आइटम्स गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। ध्रुवांश ने स्क्रीन में दिख रही उस छोटी सी शीशी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने होलोग्राम को छुआ, चिंग, वो शीशी रियल होकर उसके हाथ में आ गई। उस शीशे के अंदर एक सुनहरा चमकता हुआ लिक्विड था और फिर वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी फिर से एक आखिरी पॉपअप आया, जहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने ध्रुवांश के रोंगटे खड़े कर दिए। न्यू टास्क, किल द एंजल सेक्ट लीडर एंड टेक अ रिवेंज। एंजल सेक्ट के लीडर यानी देवराज को मारो और बदला लो। रिवॉर्ड, यू विल गेट अ रेयर आइटम। तुम्हें एक बहुत रेयर आइटम मिलेगा। ये देखकर ध्रुवांश हैरानी से मन में बोला, इसका मतलब ये सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मेरे लाइफ इमोशंस, मेरी करंट सिचुएशन और मेरी जरूरतों के हिसाब से वर्क करता है। इसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, और ये उस बदले में मेरी मदद कर रहा है। तभी ध्रुवांश का ध्यान उस भेड़िए की गीली जीभ से टूटा, जो अभी भी उसका हाथ चाट रहा था। ध्रुवांश ने उस पोशन की शीशी को अपनी स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रखा। उसने मुस्कुराते हुए उस भेड़िए को देखा और प्यार से कहा, यार अब तुम्हारा कोई नाम तो रखना ही होगा। ध्रुवांश कुछ सोचने लगा। तुम्हारे ये बाल, फर बहुत ही घने और बिल्कुल सफेद हैं, एकदम ताजा गिरी हुई बर्फ जैसे। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा स्नो। ये नाम सुनते ही वो विशालकाय भेड़िया स्नो खुशी से अपनी लंबी पूंछ हिलाने लगा और एक छोटी सी औ की खुशी वाली आवाज निकाली। ध्रुवांश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ ऐसे ही पूरे मूनलाइट में घूमो, पर किसी को परेशान मत करना। स्नो समझदार था। वो चुपचाप वहां से मुड़ा और एक बहुत ही रॉयल चाल के साथ वहां से चला गया। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली। अब उसे एक बहुत जरूरी काम करना था। वो वहां से मुड़ा और सीधे स्काई सिटी के अपने पैलेस की ओर चला गया, जहां आयत उसका इंतजार कर रही थी। फैमिलिया, द कैपिटल हॉल। फैमिलिया में जो तबाही मची थी, उसके बाद वहां का माहौल बहुत बदल चुका था। फैमिलिया के एक बहुत ही विशाल और आलीशान प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। हॉल के स्टेज पर कई कुर्सियां लगी थीं, जहां कबीर, ड्यू, एल्डर रेल और लेडी एम्परर अर्ना बैठे हुए थे। उनके साथ फैमिलिया के वो 2 लोग ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे, जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते थे। और अब प्रेसिडेंट की मौत के बाद फैमिलिया के सभी बड़े फैसले लेने का हक उन्हीं के पास था। बाकी के एम्परर्स उनके पीछे खड़े थे। सामने पूरे हॉल में हजारों रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। इनमें फैमिलिया के लोकल रिपोर्टर्स थे और साथ ही केबी ग्रुप के इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी थे, जो सबसे आगे सीना तान कर खड़े हुए थे। बाकी रिपोर्टर्स में तो केबी ग्रुप वालों से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। पूरे हॉल में कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। तभी केबी ग्रुप का एक सीनियर रिपोर्टर माइक लेकर आगे आया। उसने स्टेज पर बैठे ड्यू को देखते हुए पूछा, सर ड्यू, आप यहाँ डेविल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? ये सुनते ही ड्यू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उस रिपोर्टर को ऐसी होंखार नजरों से घूरा कि रिपोर्टर की पैंट गीली हो गई। लॉर्ड डेविल, ड्यू की आवाज हॉल में एक चाबुक की तरह गूंजी। रिस्पेक्ट दिखाओ, कहीं इस गुरूर के चक्कर में तुम्हारी कीमती जान न चली जाए। ये सुनते ही वो रिपोर्टर बुरी तरह घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपना सिर झुकाकर माफी मांगते हुए हकलाकर बोला, माफ करना, मेरा मतलब था कि क्या आप लॉर्ड डेविल की तरफ से बात करने वाले हैं? ड्यू ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ हाँ में सिर हिला दिया। रिपोर्टर ने हिम्मत जुटाकर आगे पूछा, सर ड्यू, आप हमें बोल रहे हैं कि हम लॉर्ड डेविल को रिस्पेक्ट से बुलाएं, लेकिन आज उन्होंने और आपने मिलकर फैमिलिया के लाखों मासूम हंटर्स को मार डाला। उस नरसंहार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब तबाही देखने के बाद फैमिलिया या दुनिया की जनता कभी भी दिल से लॉर्ड डेविल की रिस्पेक्ट करेगी? हॉल में सन्नाटा छा गया। ये एक बहुत ही तीखा और डेंजरस सवाल था, लेकिन ड्यू बिल्कुल नहीं घबराया। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने यहाँ लाखों लोगों को मारा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर डीएच लैंड एम्परर्स, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, वो बीच में आकर इस लड़ाई को ना रोकते, तो शायद आज ये पूरा फैमिलिया देश एक ग्रेवयार्ड बन चुका होता। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता।
ये सुनकर वहां बैठे सभी रिपोर्टर्स और फैमिलिया के लीडर्स के होश उड़ गए। हॉल में ओ माय गॉड और घबराहट की आवाजें गूंजने लगीं। वहीं अपनी बिल्डिंग में बैठा जोजो स्ट्रीमर भी ये सब अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहा और रिएक्ट कर रहा था। जोजो के कमेंट बॉक्स में डेविल के खिलाफ गालियां और गुस्से की बाढ़ आ गई थी। ये डेविल एक मॉन्स्टर है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन वहां बहुत से ऐसे लोग, खासकर डीएच लैन के भी थे, जो सबको समझा रहे थे, गाइस तुम लोग डेविल के सिर्फ इस एक एक्शन को देखकर उसके किए गए उन सारे अच्छे कामों और एहसानों को कैसे भूल सकते हो। उसने हमारी जान बचाई थी यार। जोजो ने भी कैमरे में देखकर बहुत ही सीरियस होकर कहा, गाइस मुझे भी यही लगता है। डेविल भाई को अगर सच में इंसानों को खत्म ही करना होता तो वो डीएच लैंड के एम्परर्स के सिर्फ कहने पर कभी ना रुकते। वो इतने पावरफुल हैं कि वो एम्परर्स को भी कुचल सकते थे। लेकिन वो रुके, इसका मतलब वो कोई जंगली जानवर नहीं है, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रिपोर्टर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन सर ड्यू, आखिर लॉर्ड डेविल को फैमिलिया से ऐसी भी क्या नफरत है कि उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। ये सुनते ही ड्यू ने अपने बगल में खड़े मूनलाइट के एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक ने ड्यू को एक क्रिस्टल बॉल दी। ड्यू ने उसे अपने सामने टेबल पर रखा और उसमें अपनी एनर्जी डाली। जूम, हवा में एक बड़ी सी होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई और उस पर एक वीडियो प्ले हो गया। वीडियो में वो खौफनाक नजारा दिख रहा था। फैमिलिया के हंटर चीफ और उसके वो 10 कमांडर्स, जिन्होंने अपने चेहरों पर वो मास्क लगाए हुए थे, वो मूनलाइट रेल्म के अंदर बेकसूर डेमी ह्यूमंस को बहुत ही बेरहमी से काट रहे थे। ये वीडियो सिर्फ उस हत्याकांड का था। ड्यू ने बहुत ही चालाकी से इसमें से वो एंजल्स वाला हिस्सा, सिल्वी की गद्दारी का हिस्सा और आयत और एल्डर रेल के घायल होने का हिस्सा कट कर दिया था, ताकि दुनिया को सिर्फ फैमिलिया का अटैक दिखे और मूनलाइट की कमजोरी या एंजल सेक्ट का खतरा किसी के सामने ना आए। मूनलाइट की शान बरकरार रहनी चाहिए थी। ये खौफनाक वीडियो देखकर हॉल में बैठे सभी रिपोर्टर्स और फैमिलिया के लीडर्स हैरान रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लाइव देख रहा जोजो भी खुशी से चिल्लाया, देखा गाइस, मैंने बोला था ना कि इस सब के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। डेविल भाई बिना वजह किसी को नहीं मारते। लेकिन जोजो की लाइव चैट में एक कमेंट आया, लेकिन जोजो भाई, इस वीडियो में कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि वो मास्क वाले लोग फैमिलिया के ही हंटर्स हैं। वो कोई और भी तो हो सकते हैं। और बिल्कुल यही सीन सवाल हॉल में खड़े उस रिपोर्टर ने ड्यू से पूछा। तब ड्यू ने एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान दी। उसने स्क्रीन पर एक इमेज को जूम किया। वो इमेज उस हंटर चीफ के हाथ की थी, जिसके हाथ पर एक चील और डार्क लिखा हुआ टैटू बना हुआ था। ड्यू ने पूरी ऑडियंस को घूरते हुए बहुत ही भारी आवाज में कहा, ये मार्क तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किसके पास होता है। असल में ये मार्क हर देश के हंटर चीफ को दिया जाता है। ये हर देश के हिसाब से अलग अलग होता है, जो उनके देश को रिप्रेजेंट करता है और उनकी पहचान साबित करता है। ये सुनते ही हॉल में मौजूद सभी रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया। कैमरों के फ्लैश और तेज हो गए। तभी ड्यू अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में खूनी गुस्सा उतर आया। और ये सब कुछ भी नहीं है। ड्यू दहाड़ा, तुम लोगों के उन महान एम्परर्स और हंटर चीफ ने कुछ गद्दारों से मिलकर रात के अंधेरे में हमारे घर मूनलाइट में घुसपैठ की। उन्होंने हमारे सोते हुए लोगों को मारा, यहां तक कि हमारी लड़कियों के साथ बहुत ही घिनौने काम किए और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा। ड्यू की आवाज में एक भाई का दर्द छलक पड़ा। उन मरने वालों में मेरी अपनी छोटी बहन भी थी। ये सुनकर हॉल में बैठे फैमिलिया के लीडर्स की आंखों में शुद्ध डर दिखाई देने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि उनके देश ने कितनी बड़ी गलती की थी। ड्यू ने आगे कहा, बेवजह हम पर हमला करने और ऐसे घिनौने कामों की वजह से हम चाहते तो एक ही हमले में इस पूरे फैमिलिया देश का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा सकते थे। लेकिन मेरे मास्टर लॉर्ड डेविल ने इन सब के बावजूद तुम सब आम इंसानों पर रहम किया है। क्या अभी भी तुम लोगों को लगता है कि हमने फैमिलिया के साथ कुछ गलत किया है? हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। किसी रिपोर्टर की बोलती नहीं निकली। सब शर्मिंदा थे। तभी लेडी एम्परर आर्ना ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर एक बहुत ही पॉलिटिकल और सदी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। देखिए, हमारे डीएच लैंड को पहले ही इन सब का पता चल गया था। हम फैमिलिया से पहले ही बात करने और उनको डीमन लॉर्ड डेविल से माफी मंगवाने के लिए यहाँ आ रहे थे, लेकिन हम उनकी स्पीड की बराबरी नहीं कर पाए। वो हमसे पहले यहाँ पहुँच गए। अर्ना ने बहुत ही शातिर तरीके से पूरी दुनिया के सामने डीएच लैंड को एक शांति दूत बना दिया। अभी हमने ड्यू से बातचीत की है, जिससे हम एक ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचे हैं। वो फैसला ये है कि फैमिलिया में अब से डीएच लैंड की गवर्नमेंट रूल करेगी। अगर यहाँ की जनता को ये बात मंजूर नहीं है तो फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद लॉर्ड डेविल का रूल चलेगा। फैसला आपका है। ये ऑफर नहीं, एक धमकी थी। या तो डीएच लैंड के गुलाम बनो या फिर डेविल के हाथों मरो।
वहां बैठे फमीलिया के उन दोनों ब्यूरोक्रेट्स ने बिना एक सेकंड सोचे अपना सिर झुकाते हुए कांपती आवाज में कहा, फमीलिया की तरफ से हम लॉर्ड डेविल और पूरी दुनिया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और हम डीएच लैंड के साथ मिलने को पूरी तरह तैयार हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव न किया जाए और साथ ही हमारे इस देश का नाम फमीलिया ही रहने दिया जाए, उसे ना बदला जाए। ये सुनकर कबीर ने बहुत ही शाही अंदाज में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हम सिर्फ फमीलिया की सिक्योरिटी, आर्मी और उनके रिसर्च डिपार्टमेंट पर अपना कंट्रोल करेंगे। बाकी सब चीजें, बिजनेस और आम जिंदगी पहले जैसी ही रहेंगी, बल्कि हम फमीलिया को और भी बेहतर बनाएंगे। कबीर ने अपना एम्परर सक्सेसर वाला रौब दिखाते हुए कहा, याद है ई गेट की बैटल में हमें इतना खतरा होने के बावजूद कम नुकसान क्यों उठाना पड़ा था? क्योंकि हमारे साथ लॉर्ड डेविल और मूनलाइट का सपोर्ट था। अगर यहाँ हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम यहाँ भी मूनलाइट की एडवांस जादुई चीजें, हथियार और पोशंस लाएंगे। फमीलिया की तरक्की होगी। ये सुनकर फमीलिया के लोग और रिपोर्टर्स भी अंदर ही अंदर खुश हो गए। आखिर डेविल के हथियार किसे नहीं चाहिए थे। उसी वक्त ऑन कैमरा फमीलिया की वो दोनों लीडर्स, डीएच लैंड की तरफ से कबीर और मूनलाइट की तरफ से ड्यू, इन सभी ने उस ऐतिहासिक शांति समझौते के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। बिना कोई खून बहाए डीएच लैंड ने फमीलिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन धमाका अभी बाकी था। कबीर ने माइक अपने हाथ में लिया और सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए एक और अनाउंसमेंट किया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दुनिया वालों के लिए। फमीलिया के हंटर चीफ की मनमर्जी और इतने बड़े नुकसान को देखते हुए फमीलिया और डीएच लैंड की गवर्नमेंट्स की तरफ से ये हमारा पहला जॉइंट डिसीजन है कि कबीर ने एक सेकंड का पॉज लिया और फिर बम फोड़ दिया। फमीलिया और डीएच लैंड आज और अभी से सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। हम उनसे अपना अलायंस तोड़ रहे हैं। बूम! ये सुनते ही हॉल में बैठे हर एक इंसान के होश उड़ गए। दुनिया भर में टीवी देख रहे लोगों के हाथों से चाय कॉफी के कप छूट गए। जो अपनी स्क्रीन पर चीख पड़ा, गाइज ये क्या हो गया? राय फैमिली की नई गवर्नमेंट ने तो सीधा सीधा हंटर ऑर्गेनाइजेशन को ही उखाड़ फेंका। ये तो ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। जो की लाइव चैट में बाढ़ आ गई। सॉरी लॉर्ड डेविल, हमने आपको गलत समझा। ओपी लॉर्ड डेविल, गॉड लेवल रिवेंज। गुड जॉब डीएच लैंड। ये हंटर ऑर्गेनाइजेशन वाले साले बहुत घमंडी थे यार। ये ड्यू कितना हैंडसम और डेंजरस है, काश ये मुझे डेट करे। और फिर एक कमेंट ने सबका ध्यान खींचा। गाइज, तुम सभी को क्या लगता है राय फैमिली में अब प्रेसिडेंट कौन होगा? वो तो ठीक है, पर मुझे तो ये जानना है कि वो कौन खुशनसीब लड़की है जिसने हमारे प्रिंस कबीर का दिल चुरा लिया है। मैंने एम्परर हॉल की उस पुरानी मीटिंग को लाइव देखा था। वहां ठीक से दिखा तो नहीं, लेकिन कबीर के साथ कोई बहुत ही क्यूट सी लड़की तो थी वहां। मुझे लगता है शायद वही है। अगर ईशा ये कमेंट पढ़ती तो वो शर्म से लाल हो जाते। ये सब अनाउंसमेंट्स होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। सभी रिपोर्टर्स बाहर जा चुके थे। हॉल के अंदर सिर्फ मूनलाइट के 10 लोग एल्डर्स और साइलेंट किलर्स और डीएच लैंड के 10 लोग एम्परर्स और सक्सेसर्स मौजूद थे। वो अलग अलग ग्रुप्स में खड़े होकर कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। तभी हॉल के बाहर से ड्यू का वो दूसरा साइलेंट किलर, जो अब तक इस मीटिंग में नहीं था, वो तेज कदमों से अंदर आया। वो सीधा ड्यू के पास गया। ड्यू ने उसे देखते ही बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, काम हुआ? उस साइलेंट किलर ने हाँ में सिर हिलाते हुए एक बहुत ही सीरियस टोन में रिपोर्ट दी। सर, आपने जैसा ऑर्डर दिया था, मैंने फमीलिया के उस रिसर्च लैब में जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। कोई भी कागज, कोई भी डेटा या कोई भी दवाई, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वहां मौजूद उन करप्ट साइंटिस्ट को भी मैंने मार दिया। सभी मशीनें तोड़ दी। ड्यू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उस किलर ने आगे जो कहा उसने ड्यू की धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन मास्टर ड्यू, उस किलर की आवाज में एक डर था। वहां से एक बहुत ही बड़ा बॉक्स गायब था और वहां लैब के फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे जब बाहर हमारी लड़ाई चल रही थी तभी किसी ने उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पीछे से जाकर वो बॉक्स वहां से गायब कर दिया हो। ये सुनते ही ड्यू का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। ड्यू जानता था कि उस लैब में क्या बन रहा था, वो खतरनाक पावर बूस्टर सीरम। हालांकि ड्यू को यह पता था कि लैब के तबाह होने के बाद फमीलिया के लिए अब उस सीरम को दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो जो एक बॉक्स गायब हुआ था वो अभी भी किसी न किसी के पास मौजूद था। ये सीरम जिसके भी हाथ लगा होगा वो इसे यूज करके किसी भी आम एम्परर को एक ग्रैंड मास्टर लेवल के मॉन्स्टर में बदल सकता है और ये पावर बढ़ती ही जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ड्यू ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। ये जंग भले ही जीत ली गई थी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। किसने चुराया है वो सीरम का बॉक्स? क्या ये हंटर ऑर्गेनाइजेशन का कोई जासूस था या फिर एंजल सेक्ट की कोई नई चाल? कहानी अब एक बेहद सस्पेंसफुल और पॉलिटिक्स से भरे नए चैप्टर में एंटर कर रही है।